हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 8वां। यहां पर हम अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, अशोक के साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 साल पहले की थी। साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। थर्ड है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, अगर बात की जाए, आपको पता होना चाहिए जो मौर्य सम्राट, जो कह सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना जो हुई है, आपने नाम सुना होगा घनानंद, यानी मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी प्रीवियस चैप्टर में। घनानंद को गद्दी से हटाकर जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया गया था। तो यहाँ पर नंद वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है और नंद वंश के बाद फिर ये मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, यानी कौटिल्य या हम जिन्हें चाणक्य कहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा इसमें योगदान था। तो वास्तव में जो अशोक का जो साम्राज्य था वो अशोक के दादा थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादा थे, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। साम्राज्य की स्थापना में जो है, भाई मैंने बताया जो इनके गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य, तो इनका सबसे बड़ा योगदान था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है वो कौटिल्य की है और कौटिल्य के विचार इसमें लिखे गए हैं, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं लिखे गए हैं बल्कि कौटिल्य के यहाँ पर विचार जो है वो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो तीसरा वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। केवल एक और दो कथन सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर सी, केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी मौर्य वंश में यहाँ पर 3 राजा हुए हैं और तीनों के बारे में पूछा गया है कि इनका जो सही वंशानुक्रम है वो कब से लेकर कब तक है। इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त, तो ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रगुप्त पहले नंबर पे आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पहले नंबर पर आएंगे। उनके बाद उनका बेटा आएगा बिंदुसार, फिर आएगा अशोक। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी वाला, यानी चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार और उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पर अशोक। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सी बना दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ मैं, तो इनका शासनकाल जो बताया गया है, यानी बताया गया है लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर ये जो इनका शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व तक रहा है। यानी 322 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का रहता है। इसके बाद अगर बिंदुसार की बात की जाए, यानी कि बी से बिंदुसार, तो बिंदुसार की अगर हम बात करें तो बिंदुसार का यहाँ से 298 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद यहाँ से लेकर आपका जो है 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक आप समझ सकते हैं 273 ईस्वी से स्टार्ट हो जाते हैं, ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाते हैं और 273 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 212 ईसा पूर्व, यानी काफ़ी लंबा समय यहाँ पर सम्राट अशोक ने व्यतीत किया है। तो ये ऐसा कुछ इनका शासनकाल रहा है। देखिए, मैंने ये ऑथेंटिक बुक से आपको बता दिए, स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पर अशोक के राजा बनने के पीछे कुछ जनश्रुतियाँ हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं। जैसे कुछ जगहों पर ये वर्णित किया गया है, जैसे जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है शासन हथियाया था, उस पर कब्जा कर लिया था। वहीं एक सिंहली अनुश्रुति है, तो सिंहली अनुश्रुति में ये कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है शासन हथियाया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जब आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां अशोक से जुड़ी हुई पढ़ने को मिलेंगी। अगला है यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी और उसके नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी इन नगरों के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो लिखे गए कथन है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है यहाँ पर, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, इनमें साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पूर्व और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। थर्ड है यहाँ पर, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। देखिए, यहाँ पर ये बात सही है, जो आपका
एक वास्तव में जो मौर्य साम्राज्य था काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, और लगभग मौर्य साम्राज्य के दौरान ही पूरे भारत का एकीकरण हो पाया है। आप ये भी देखते हैं अशोक के टाइम पे पूरे भारत का एकीकरण भी हुआ है, तो वास्तव में बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो यहाँ पर इस साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण नगर भी थे, जिसमें से इनकी एक जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी उज्जैन नहीं थी बल्कि पाटलिपुत्र थी। यानी इनकी राजधानी उज्जैन नहीं थी बल्कि पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा उज्जैन, तक्षशिला, ये भी बहुत बड़े बड़े नगर थे इनके में। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये राजधानी जो है वो आपकी इनकी पाटलिपुत्र है। ठीक है, यानी इनकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र है, ना कि उज्जैन। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड है तक्षशिला उत्तर पूर्व और मध्य एशिया के आने जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। देखिए अगर आप मैप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक डमी मैप बना के बता दे रहा हूँ। तो ये आप दिशा ज्ञान तो आपको होगा ही, यानी आपको दिशा ज्ञान तो होगा ही, और आपको ये पता है तक्षशिला जो पड़ता है पाकिस्तान वाली रीजन में यहाँ पे कहीं पड़ता है। तो अगर आप मैप से अगर आप जाएंगे तो उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो गया, उत्तर पूर्व का मतलब ये हो गया। ठीक है, जबकि इस रास्ते पर तो है ही नहीं, ये इस रास्ते पे पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर पड़ रहा है। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो तक्षशिला है वो वास्तव में उत्तर पश्चिम वाले और मध्य एशिया के लिए जाने वाले मार्ग पे पड़ता है, ना कि उत्तर पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग पर। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उज्जैन जो है ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता था। यानी उज्जैन के बारे में अगर हम देखें कि अभी मैप दिखाऊंगा मैं, तो ये मान लीजिए पाटलिपुत्र है इनका यहाँ, तो यहाँ पे पड़ता है उज्जैन। तो यहाँ ऐसे करके यहाँ से जाते थे, तो ये उज्जैन जो पड़ता था इनके जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। तो यहाँ तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा यहाँ पर केवल तीसरे का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के शिलालेखों को उनके प्राप्ति स्थलों से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर यहाँ पे सूचियों के नीचे दिए गया जो कूट दिया गया है उससे यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन सा स्थल कहाँ पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ शिलालेख है और दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल है कि कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। देखिए अगर बात की जाए तो अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं, यानी कि बृहद का मतलब होता है बड़े बड़े शिलालेख, तो इनकी संख्या वास्तव में 14 है, और ये 14 शिलालेख जो है 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। वैसे आपकी कुछ स्टैंडर्ड किताबों में ये भी कहा है कि ये 7 स्थलों से मिले हैं, लेकिन कुछ में ये कहा है 8 से मिले हैं। ज़्यादातर किताबें 8 स्थल बोल रही हैं, कुछ एक किताबें 7 स्थल भी बोल रही हैं। तो कुल मिलाकर 14 इनके बृहद शिलालेख हैं जो यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख शिलालेख हैं, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा लिया है। आप ये जगह देख पा रहे हैं, यानी कि आप जो आपका शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कलसी है, गिरनार है, आप मैप पर देख पा रहे हैं, इसी वजह से मैंने मैप लगाया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मनसेहरा या फिर मानसेहरा मैंने लिख दिया है, ये मनसेहरा जगह है। ठीक है, तो ये आपका जो है हजारा पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में ये हजारा पाकिस्तान में पड़ता है। कलसी या कालसी, देखिए यहाँ पर कलसी या कालसी जो जगह है ये आपके देहरादून उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, गिरनार जो है आप देख पा रहे हैं, गिरनार जो है गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ गुजरात में है ये। और ये शहबाजगढ़ी या शहबाजगढ़ी जिसे हम बोलते हैं ये आपका पेशावर में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा यानी कि 4, 1, 2, 3, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी चौथे का आंसर है आपका डी। एक बार आप यहाँ पे मैप अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ ये पड़ रहे हैं, और मैप मैंने इसीलिए अंकित किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, मानचित्र में अंकित स्थान 1, 2 तथा 3 मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों से संबंधित हैं। इन स्थानों का सही क्रम लगाएं। यानी कि ये आप जो काउंटिंग देख रहे हैं, नंबर 1, 3, नंबर 2, यहाँ पर कुछ मुख्य नगर हैं, तो ये मुख्य नगर यानी कि मौर्य काल से संबंधित मुख्य नगर हैं, तो यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि इन जगहों पर कौन कौन से नगर हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर पर ही आता हूँ। देखिए ये जो नगर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की तरफ जो आप वर्तमान आज पाकिस्तान देख रहे हैं, वहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण नगर था मौर्य साम्राज्य का, और इसका नाम था तक्षशिला। और ये तक्षशिला के बारे में आप ये जानते भी होंगे, आपका प्राचीन आपका शिक्षा का केंद्र भी था ये। इसके अलावा दक्षिण जाने वाले रास्ते पर उज्जैन पड़ता था। तो दक्षिण का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम अगर जाएंगे दक्षिण के रास्ते में ऐसे ही तो जाते थे हम, तो ये आपका पहले नंबर वाला स्थान जो है उज्जैन हो गया। और बाद बाकी पहले तीसरा वाला बचा वो तो उनकी राजधानी है ही है, पाटलिपुत्र है ही है। तो यहाँ पर उज्जैन के बाद तक्षशिला, फिर पाटलिपुत्र, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा आपका 5वें का भी, उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। ये आपका यहाँ पर सही क्रम है। देखिए इस तरह के क्रम जो है इन्हें भी आप प्रिपेयर करके चलिए, ये कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर आपको मैंने मैप दे दिया है, वैसे तो आपके चैप्टर में भी मैप है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बार इस मैप पर आप अपनी सरसरी नज़र दौड़ा लें कहाँ कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर ये जो आपके डार्क वाले डॉट हैं ये दिखा रहे हैं इनके महत्वपूर्ण नगरों को, और ये बाद बाकी जो स्थल हैं वो सब जो है यहाँ वो स्थल हैं यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ जाता है, यानी मानचित्र में अंकित स्थान जो 1, 2, 3, 4 हैं,
ये मौर्य साम्राज्य के जो है प्रमुख अभिलेख स्थलों से संबंधित हैं और इनका हमें सही क्रम लगाना है कि कौन कौन सा स्थल कहाँ पर पड़ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला है, तो पहले वाले स्थल की अगर बात करें तो ये सांची है, यानी पहला वाला स्थल आपका सांची का जो स्तूप बोलते हैं हम, तो पहला वाला स्थल सांची है। दूसरा वाला स्थल जो है जौगढ़ है। जौगढ़ वर्तमान में आपका जो है ये जो स्थल है जौगढ़, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, यानी उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, तो उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जौगढ़ पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर हम अगली बात करें सोपारा, तो सोपारा जैसा कि आप लोकेशन में देख पा रहे हैं, सोपारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो अगला स्थल आपका सोपारा है। और इसके बाद तीसरा वाला स्थल आप जो देख पा रहे हैं ये सन्नाती है। ठीक है, तीसरा वाला स्थल जो है सन्नति लिख दिया है वहाँ पर, सन्नाती होगा ये। ठीक है, सन्नाती या सन्नति। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मिलाएंगे तो ये पाएंगे, यानी इस तरह से हम चलते चलें क्रम, ये हो गया हमारा सांची, जौगढ़, सन्नति और सोपारा। तो सांची, जौगढ़, सन्नति या सन्नाती और सोपारा, तो छठवें का आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है तक्षशिला और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सेकंड, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। थर्ड है आपका अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। चौथा है जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे राजा उन्हें सजा भी देते थे। देखिए ये बात आप अच्छे से जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा अपने अध्याय में कि मौर्य साम्राज्य जो है अपने प्रशासन के लिए बहुत विख्यात था। यानी अगर कई बार क्या होता है आपकी यूपीएससी में भी कंपेयर किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन मुगल साम्राज्य से जो कंपेयर कीजिए, बताइए क्या विशेषताएं थी, क्या मुगल साम्राज्य की विशेषताएं थी, इस तरह से कंपेयर करने के लिए भी आता है। अगर आपने मेंस के पेपर उठाकर देखे हैं तो कई बार इस तरह से पूछा भी गया है, इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उस समय यानी आज से अगर आप 2500 साल पहले देखें, 2300 साल पहले देखें, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। कितनी सुदृढ़ व्यवस्था रखना, पूरा प्रशासन चलाना, पूरा प्रॉपर तरीके से अधिकारी मेंटेन करना, हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पर वही बात की गई है। देखिए अगर बात की जाए तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस, अगर पहला वाला स्टेटमेंट में उसको कॉमन सेंस लगाएं, सम्राट कहाँ पर रहेगा, सम्राट वहीं तो रहेगा जहाँ पर राजधानी होगी, जहाँ पर जो राजधानी नगर है, राजधानी नगर में जो सम्राट रहेगा। अब राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, तो ऑब्वियस सी बात है तक्षशिला यहाँ पर गलत आंसर हो गया। तक्षशिला में तो सम्राट रहेगा नहीं, सम्राट रहेगा अपना राजधानी पाटलिपुत्र में रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला कथन गलत है कि तक्षशिला और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, नहीं, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी पाटलिपुत्र का जो भी क्षेत्र था उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट पूरा नियंत्रण रखता था। यानी कि वहाँ के इलाकों के गांव, शहर, किसान, पशुपालक जो भी हैं वहाँ पर आते हैं, तो उन सबसे कर वसूलने के लिए राजा ने क्या कर दिया था, यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्त कर दी थी। यानी कि जो भी उसके दायरे में, पाटलिपुत्र के दायरे में जो भी गांव आते थे, जो भी छोटे मोटे नगर आते थे, उन सबसे कर की वसूली के लिए यहाँ पे अधिकारी रखे गए थे। थर्ड है अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। देखिए कितना चौकन्ना है, यानी आप मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन को देखेंगे तो कितना चौकन्ना है। यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले, कोई अधिकारी गलत तरीके से किसी जनता को सताकर कर ना वसूले या अतिरिक्त मनमानी करके अपना जो कहीं कह सकते हैं घूसखोरी ना ले या रिश्वत वगैरह ना ले। तो इसके लिए राजा ने क्या किया था, अपने जासूस लगा रखे थे कि वास्तव में अधिकारी अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे राजा उन्हें सजा भी देते थे। देखिए यहाँ पर क्योंकि अधिकारी जब नियुक्त किए गए हैं तो अधिकारी यहाँ पर अधिकारियों का ही ये दायित्व था। अगर मान लीजिए कोई राजा के बनाए हुए जो नियम है उनको अगर लांघता है, उनको मतलब कह सकते हैं उल्लंघन करता है, तो अधिकारी जो होते थे वो उसे सजा देते थे, संबंधित व्यक्ति को सजा देते थे। तो यहाँ चौथा वाला कथन असत्य हो जाएगा, राजा नहीं देते थे बल्कि अधिकारी नियुक्त किए गए थे सजा देने के लिए। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर राजा के या राज्य का बनाया हुआ कानून अगर तोड़ रहा है तो उसको ये लोग सजा यहाँ पर देते थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर 1 और 4 कथन असत्य है, तो आंसर होगा सातवें का यहाँ पर डी, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के भीतर के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। सेकंड, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। देखिए यहाँ पर जैसी व्यवस्था आज आप अपने वर्तमान समय में देख रहे हैं कि भारत एक संघ क्षेत्र है, फिर राज्य आ जाते हैं, राज्यों के भीतर मंडल बनाए गए हैं, मंडलों के भीतर आप जिले देख रहे हैं, जिले के भीतर जो तहसील है या ब्लॉक लेवल बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर गांव आते हैं और भी
कुछ जगहों पर और भी यहाँ पे इकाइयाँ यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। तो वास्तव में जो व्यवस्था आज आप वर्तमान में देख रहे हैं वो व्यवस्था आज अपने आप नहीं आ गई है, वो हमारे सदियों पहले जो ये लोग राज कर गए थे इनकी बनाई हुई व्यवस्थाओं की देन है। यानी हमने इन्हीं से सीखा है कि वास्तव में कैसे डिवाइड करना है, कैसे हमें परगना बनाना है, कैसे हमें मंडल तैयार करना है, कैसे हमें यहाँ पर प्रांत तैयार करना है। वो वास्तव में यही व्यवस्था है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे यही व्यवस्था है, और उस समय भी यही व्यवस्था हुआ करती थी। तो मौर्य प्रशासन के जो छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे, तो इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियां थी उस समय, तो यहां से शासन किया जाता था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि 8वें का पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, खास करके देखिए इन प्रांतों पर हम देखते हैं यहाँ पर अक्सर राजकुमारों को यहाँ पे भेजा जाता था। यानी जो आपके युवा राजकुमार जैसे सम्राट अशोक हो गए, यानी बिंदुसार, अगर मान लीजिए बिंदुसार राजा हैं तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा होगा ऐसी जगहों पर, अशोक को भेजा भी था तक्षशिला वाले प्रांत में, जो यहाँ पे बनाया भी था, गवर्नर बनाया भी था। तो यहाँ पर राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल का गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर 1 और 2 कथन दोनों सही हैं, तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं, जैसे आपकी किताब में भी एक बात कही गई है कि जो स्थानीय छोटे क्षेत्र थे या छोटे प्रांत थे उन पर बेशक इनका नियंत्रण तो था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो कानून होते थे वो राजा के कानून ना होकर कुछ स्थानीय कानून भी होते थे। ये बात भी यहाँ इस किताब में स्वीकार की गई है। यानी कि उन पर पूरी तरह से जो कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के कानून वहाँ पर नहीं चलते थे, छोटे प्रांतीय क्षेत्रों में वहाँ पर कुछ उनके स्थानीय कानून भी चलते थे। तो यहाँ पर 8वें का आंसर होगा सी, 1 और 2। 9वां प्रश्न है अब आपका, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से दिया जाता था। देखिए कर की अगर बात करें तो कर आपका जो था वो नियमित ढंग से एकत्र किए जाता था। यानी कि कर जो होता था वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इसे मंथ में लेना है, कितना लेना है, पूरा दर तय थी वहाँ पर। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, कर अनियमित नहीं थे बल्कि कर नियमित थे। नजराना की बात करें तो नजराना ये जो था अनियमित था। नजराना का मतलब क्या होता है, लोग अपनी खुशी खुशी स्वेच्छा से देते हैं। मान लीजिए अपने राजा से खुश हैं, अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे खुश हैं, तो लोग खुशी खुशी जो भी देना चाहे सामान, उन्हें जो भी श्रद्धा से देना चाहे वो दे सकते थे। तो नजराना नियमित नहीं था बल्कि नजराना जो था वो अनियमित था, इन प्रॉपर वे में दिया जाता था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 1 और 2 कथन दोनों ही असत्य हैं, तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, मौर्य प्रशासन के प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कीमती पत्थरों के लिए और दक्षिण भारत सोने और कंबल के लिए प्रसिद्ध था। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे जैसा कि बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मौर्य साम्राज्य पूरे भारत वर्ष पर मौर्य साम्राज्य ने शासन किया तो सब क्षेत्रों पर उनमें कब्जा कर लिया होगा, सब क्षेत्रों पर उन्हीं का राज चलता हुआ, ऐसा नहीं था। जो महत्वपूर्ण मार्ग थे, जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मान लीजिए मुख्य जगह पर ना है, बिल्कुल आउटर में, रूरल में पड़ रहे हैं, तो उनमें उनसे जाने वाला जो रास्ता है उस पर मौर्य साम्राज्य का जो है कानून चलता था या नियंत्रण चलता था। बाद बाकी इलाके उन्होंने छोड़ रखे थे स्थानीय राजाओं के लिए या छोटे मोटे राजाओं के लिए। तो वही बताया गया है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत केंद्र थे। इनके इलाकों में जो है मौर्य शासक सिर्फ आवागमन के लिए जो महत्वपूर्ण मार्ग नदियां हैं इन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो इस तरह के क्षेत्र थे जो कि प्रॉपर तरीके से मौर्य साम्राज्य के बिल्कुल अधीन में नहीं थे, यानी कि बिल्कुल अधीन नहीं थे, या कह सकते हैं छूट के दायरे में थे। छूट का मतलब ये था कि ग्रामीण वगैरह इलाके पर इतना स्ट्रिक्ट रूप में कर वगैरह वसूली नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं क्योंकि ग्रामीण इलाके जो थे एकदम इनके डायरेक्ट कह सकते हैं संपर्क में नहीं थे और डायरेक्ट इनसे कोई लाभ भी प्राप्त नहीं करते थे। तो इनसे कोई डायरेक्ट जो है नियमित रूप से कर नहीं वसूला जाता था। तो यहाँ से जो भी मिलता था वो नजराना या भेंट के रूप में दिया जाता था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तीसरी बात कही गई है कि अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कीमती पत्थरों के लिए। देखिए उत्तर पश्चिम जो था वो आपके कंबल के लिए, यानी जिसे हम ब्लैंकेट कहते हैं सर्दियों में जिसे हम ओढ़ते हैं, उस कंबल के लिए उत्तर पश्चिम फेमस था, ना कि कीमती पत्थरों के लिए। हाँ, दक्षिण भारत जो था आपका वो सोने के लिए और आपके कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। तो ये यहाँ पर आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल तीसरा। 11वां प्रश्न है अब आपका, मौर्य प्रशासन में जंगलों पर नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। सेकंड,
वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे उत्पाद देते थे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य के अधीन पूरा भारतवर्ष था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर मौर्य सम्राट या उनके जो भी गवर्नर वगैरह या फिर जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो प्रत्यक्ष रूप से उनके कह सकते हैं उनके इलाके में लोग नहीं आते थे, नियंत्रण में नहीं आते थे। तो वो इलाके जो है कहीं कुछ हद तक स्वतंत्र थे, इनमें आपके जंगल वगैरह वाले इलाके थे। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि जंगलों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं जैसे हाथी हुआ, लकड़ी, मधु, मोम, ये उत्पाद समय समय पर राजा को पहुंचाते रहे। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है, यानी जंगलों में रहने वाले लोग जो होते थे वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे उत्पाद देते थे। हालांकि इन लोगों से कोई नियमित रूप से कर नहीं वसूला जाता था, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है काफी हद तक ये स्वतंत्र थे। अब चूंकि यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, यहाँ पर पूछा गया है असत्य कौन सा है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12वां है अब आपका। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा यानी कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। यानी कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यहाँ पर पश्चिमी एशिया का जो यूनानी राजा है सेल्यूकस निकेटर, इसने अपना राजदूत भेजा था, इसका नाम क्या था। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका नाम मेगास्थनीज, फायान, डायमेकस, वैनसांग। देखिए इसका नाम यहाँ पर मेगास्थनीज था, यानी कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वहीं अगर हम फायान की बात करें तो फायान आपका जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया है, यानी फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया है। डायमेकस की बात करें तो डायमेकस जो है ये बिंदुसार के काल में आया है, यानी कि डायमेकस बिंदुसार के काल में आया है। वहीं आप वैनसांग की बात करें तो वैनसांग जो है ये हर्ष के काल में आया है, यानी कि जो हर्षवर्धन का नाम सुना होगा तो हर्ष के काल में वैनसांग आया है। और फायान की बात फिर से मैं कर रहा हूँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य इनके काल में आया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होगा वो है केवल एक। 13वां प्रश्न है अब आपका। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर निम्नलिखित जो कथन लिखे हैं इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। तीसरा है राजा के सुरक्षा दस्ते में सिर्फ पुरुष अंगरक्षक होते थे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो वास्तव में मेगास्थनीज ने पूरा विस्तृत वर्णन दिया है कि किस तरह से नगर की शोभा थी, किस तरह से राजा जहाँ पर यानी नगर किस तरह से फैला हुआ था, नगर में रहने वाले लोग कैसे थे। इसके अलावा यहाँ पर जब राजा निकलता था अपनी उसकी सवारी निकलती थी तो किस तरह से सवारी निकलती थी। तो यहाँ बताया गया कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, यानी लोग हर्षोल्लास के साथ राजा का स्वागत करते थे। उनके अंगरक्षक जो वगैरह होते थे तो ये सोने चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे, यानी सोने चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर जो क्या होते थे तोते होते थे। तोतों का एक झुंड होता था जो कि राजा के उनके चारों तरफ सर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। तो तोते क्या आप जानते हैं, तोते कुशल संदेश भाग भी होते हैं और तोता जो होता है अगर उसको ट्रेंड कर दिया जाए तो बोल भी सकता है। तो तोतों से कह सकते हैं जासूसी का काम ये करवाते थे। तीसरी बात यहाँ पर सेकंड कथन तो यहाँ सही है। तीसरा कथन बोला गया है कि राजा के सुरक्षा दस्ते में सिर्फ पुरुष अंगरक्षक होते थे। देखिए तीसरा वाला कथन असत्य है। राजा के सुरक्षा दस्ते में जो है हथियारबंद महिलाओं से भी घिरे होते थे, यानी हथियारबंद महिलाएं भी होती थी उनके साथ। क्योंकि इसका रीजन ये था क्योंकि हर समय यहाँ पर डर रहता था कि कोई राजा की हत्या ना कर दे, तो इसलिए यहाँ पर राजा जो है हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उनके जो खाने पीने का जो भी सामान होता था पहले उसको नौकर चखते थे, बाद में राजा उसे खाते थे। इसके अलावा राजा किसी एक कमरे में दो रात से ज़्यादा नहीं सोता था, यानी कमरे बदल बदल कर सोता था, यानी उसे डर बना रहता था कोई उसकी हत्या ना कर दे। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल यहाँ पर तीसरा, यानी 13वें का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14वां प्रश्न है अब आपका। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है यहाँ पर अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सेकंड, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। थर्ड है आपका अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है।
देखिए यहाँ पर आप लोग ये बात जानते होंगे, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा है, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया है। और कलिंग के युद्ध के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जैसी सत्ता शासन में यानी सम्राट बना था, सम्राट बनने के 8वें वर्ष में ये युद्ध लड़ा गया है। तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, कई लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। तो इतना रक्तपात देखकर एकदम कह सकते हैं अशोक का मन जो है विचलित हो गया कि वास्तव में इतना जो रक्तपात है, ये इतना संहार है, ये जो लाचारी किस लिए है। तो अशोक ने उसी दिन से जो है युद्ध की नीति यहाँ पर छोड़ दी है और धम्म की नीति को फॉलो करने लगा है। तो अशोक ने जो भी अपने संदेश थे, जो भी अपना जो कह सकते थे शिक्षाएं थी, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने का प्रयास किया है। और ये इतिहास में पहला ऐसा शासक है जिसने ऐसा कृत्य किया है। यानी आप समझ लीजिए भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा शासक है जिसने अभिलेखों के द्वारा अपना संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। देखिए सेकंड वाला कथन यहाँ पर असत्य है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है ये प्रकृति में है, यानी कि ना कि यहाँ पर खरोष्टी में। खरोष्टी में यहाँ पर केवल और केवल 2 अभिलेख मिले हैं, जो वही अभिलेख जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। यानी कि एक तो पेशावर में पड़ता है शहबाजगढ़ी और दूसरा हजारा में पड़ता है पाकिस्तान में। तो यहाँ से खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। और खरोष्टी लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्रकृति में है, प्राकृत भाषा में है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, प्रकृति में ब्राह्मी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। थर्ड वाला है, अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। देखिए कलिंग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। कलिंग जो है वो उड़ीसा का एक तटवर्ती प्राचीन नाम है, तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। यानी तटवर्ती जो उड़ीसा है इसका प्राचीन नाम कलिंग था। तो इसका यहाँ पर वर्णन है और ये वर्णन जो है अशोक का एक अभिलेख है, यानी ये 13वां अभिलेख बोला जाता है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी अब तक जो सम्राट अशोक के 14 अभिलेख मिले हैं, तो 14 में बारी बारी से एक अभिलेख में जो वर्णित है वो सब यहाँ पर दिया, आपकी किताबों में, स्टैंडर्ड किताबों में दिया हुआ है। तो 13वां जो अभिलेख है वो ये बताता है कि अशोक ने किस तरह से यहाँ पे कलिंग का युद्ध लड़ा था, कितने यहाँ पर लोग मारे गए थे। तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है। यानी कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसके पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें 13वें अभिलेख में बताई गई हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर है यहाँ पर सी, यानी 14वें का आंसर होगा यहाँ पर सी। 15वां प्रश्न है आपका, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। इन धम्म के संदर्भ में उसके विचार क्या क्या हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो विचार हैं इनमें से कौन सा विचार अशोक का जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। सेकंड है यहाँ पर, यानी धम्म के बाद ये बताया गया है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। यानी ऐसा अशोक का मानना था। देखिए धम्म जो है ये आपकी जो संस्कृत का शब्द धर्म है, इसका कह सकते हैं आरंभिक रूप बोला जाता है। धम्म जो है यानी कि संस्कृत का प्राकृत रूप है, ऐसा माना जाता है। तो अशोक ने जैसे ही कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के मन में एकदम वितृष्णा हो गई, यानी युद्ध से बिल्कुल मन हट गया कि अब हमें जिंदगी में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ना है जो कि जिसमें इतने लाख लोग मारे जाएं। तो ऐसा युद्ध हमें जिंदगी में कभी नहीं लड़ना है। तो अशोक का मानना यही था कि धम्म के माध्यम से, धम्म वास्तव में कुछ नैतिक नियमों का एक संग्रह था। नैतिक नियम का मतलब क्या, कि मानवतावादी नियम, कि वास्तव में मानव से हमें प्रेम करना है, उस तरह के नियम थे इसमें। तो यहाँ पर वही है कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, यानी कि अशोक ने यह भी कहा है कि इसके बाद ना तो उसका बेटा और ना ही उसके पोते कोई युद्ध नहीं करें। और उसने ये भी बात अपनी इच्छा जाहिर की है अपने अभिलेखों के जरिए कि वो कोई युद्ध ना करें हमारे बाद, और ये सब लोग धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो यहाँ दूसरा वाला इसका जो है कह सकते हैं विचार, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही विचार सही हैं। पूछा यह गया है कौन सा विचार सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा है। तो ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। तो आंसर होगा डी, 15 में का डी। 16वां प्रश्न है अब आपका, अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। थर्ड है, अशोक ने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना,
सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना इत्यादि बताई। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। तो आप समझ सकते हैं कितना विजनरी इंसान रहा होगा, कितना मतलब कह सकते हैं कि जो राजा जो है जिसमें सारे गुण होने चाहिए, तभी उसको सम्राट की उपाधि दी गई है। तो यानी सारे गुण थे, यानी कह सकते हैं जब उसने धम्म अपनाया है तो एकदम मानवतावादी इंसान बन गया है वास्तव में। तो यहाँ पर अशोक का मानना यही था कि वास्तविकता यही है कि अगर हम मानवतावादी बनना है तो हमें उसके लिए कोई ना पूजा की जरूरत है, ना ही किसी कर्मकांड की जरूरत है। हम केवल अपने अंदर मानवता वाले गुण लेकर आए। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कहा गया है कि अशोक महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। नहीं, अशोक जो थे वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, ना कि महावीर स्वामी के। तो यहाँ पर सेकंड कथन असत्य हो जाएगा। अशोक ने कर्मकांड के स्थान पर वही सब चीज़ें नैतिक नियम बताए हैं, जैसे अपने दास या नौकरों से अच्छा व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें। यानी कि जो नियम आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म में संकलित थे, वही नियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा उसने कुछ अपने राज्य में कल्याणकारी सामाजिक कार्य भी किए थे, जैसे कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, मनुष्य जानवरों के लिए हॉस्पिटल वगैरह यानी कि चिकित्सा व्यवस्था भी की। तो ये भी काम किए थे। तो यहाँ पर गलत 16वें का जो है वो आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि यहाँ पे बी वाला कथन असत्य है। 17वां है यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कथन में कहा गया है कि अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। कारण क्या है? अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। देखिए ये बात सही है। जो मौर्य शासनकाल था, मौर्य शासनकाल के दौरान कोई एक प्रकार का धर्म नहीं था, वहाँ सभी धर्म संपोषित हो रहे थे। यानी बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, ब्राह्मण धर्म भी था। इसके अलावा कुछ अन्य अपने अपने संप्रदाय थे, वो भी यहाँ पे फल फूल रहे थे। कोई एक व्यक्ति नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं जब कई संप्रदाय, कई धर्म जब होते हैं तो टकराव तो होना स्वाभाविक है। तो कई बार टकराव भी होते थे। तो इन टकरावों को दूर करने को लेकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने धम्म महामात्र नाम के जो अधिकारी हैं ये नियुक्त किए हैं, ताकि जो मानवतावादी जो नैतिक शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि इस तरह के टकराव जो है बात बात पर लोग लड़ भिड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हाइपर हो जाते हैं, दूसरे को मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं, वो इस तरह की कह सकते हैं अपनी जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लेकर आए। तो इसलिए इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। यानी इसी कारण को देखते, इसी कथन को देखते हुए, यानी कि इसी वजह से जो है अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। देखिए एक तो काम इसका ये हो गया कि लोगों के बीच जो टकराव हो रहे थे, बार बार टकरा रहे थे अपने अपने धर्म को लेकर, अपनी धर्म की शिक्षाओं को लेकर, तो वो टकराव भी बंद हो गए। दूसरी बात ये थी अशोक जो मैसेज देना चाह रहा था, अशोक जो है इन समस्याओं के निदान के लिए लोगों तक नैतिकता वाला मैसेज पहुंचाना चाह रहा था, तो वो मैसेज भी धम्म महामात्र के जरिए पहुंचा पाया। तो यहाँ पर 17वें का आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 18वां प्रश्न है अब आपका, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। सेकंड, उसने धम्म महामात्रों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। थर्ड है अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल सही है, एक बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जब अशोक का हृदय पर परिवर्तन हो गया है उसके बाद अशोक ने धम्म का जोर शोर से प्रचार किया है। इसने अपने संदेशों को जो है शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवाया है ताकि लोगों तक उसका मैसेज जाए। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसी वजह से उसने जो है धम्म महामात्र नाम के अधिकारी पहले नियुक्त कर दिए थे ताकि लोगों तक जो है उसके नैतिक शिक्षा का जो महत्व है वो पहुंचाया जा सके, यानी उसकी जो नैतिक शिक्षा है वो लोगों तक पहुंच सके। तो धम्म महामात्रों को आदेश दिया गया कि राजा के संदेशों को लोग पढ़कर सुनाएं उन लोगों को जो लोग पढ़ नहीं सकते थे। सेकंड कथन यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा अशोक ने सबसे इंपॉर्टेंट अशोक की बात ये देखने को मिलती है कि अशोक केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसने विदेशों में भी अपने दूत भेजे हैं। यहाँ पर सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में उसने अपने पुत्र पुत्री भेजे थे, संघमित्रा, ठीक है, और जो उसका महेंद्र पुत्र था उन्हें भेजा था श्रीलंका में। तो यहाँ तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यानी आधुनिक भारत की जो लिपियां हैं ये पिछले सैकड़ों वर्षों में आप देखते होंगे ये इनमें परिवर्तन आया है, लेकिन उनकी एक ही लिपि है जिससे ऑरिजिन हुई है, ये ऑरिजिनेट हुई हैं। वो कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, उड़िया।
देखिए आपकी जो लिपि है, यानी आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो लिपियाँ आज के समय में आप देख रहे होंगे, ये सभी जो लिपियाँ हैं देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, ये सब ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। तो आंसर है यहाँ पर 19वें का ए। 20वां प्रश्न है अब आपका, ये चीन की दीवार के संदर्भ में आपके किताब में दिया है। यानी जिस समय आपके यहाँ मौर्य शासन चल रहा था उससे करीब 200 यानी उससे करीब 100 साल पहले जो है, थोड़ा पहले जो है चीन की दीवार बनना स्टार्ट हो गई थी। तो उनके बारे में बताया गया है आपकी किताब में। तो चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालकों से रक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, तो 2000 वर्षों तक चला। सेकंड, यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है, जो पत्थरों और ईंटों से बनी है तथा इसमें हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो इसका उद्देश्य यही था कि उत्तर सीमा के पशुपालक लोग हैं इनसे रक्षा करना। तो आज से लगभग 2400 साल पहले इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और ये लगातार 2000 साल तक ये निर्माण चलता रहा है। और ये दुनिया का पहला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके यानी आप जो ऊपर जाते हैं सैटेलाइट वगैरह या अंतरिक्ष में जो हम लोग जाते हैं, जहाँ पर आपका जो ISS स्थित है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थित है, तो वहाँ से भी ये दीवार दिखाई देती है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, धरती का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है ये, जो कि आपके अंतरिक्ष से भी ये दिखाई देता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है और ये पत्थर और ईंटों से बनी है और हर 100 से 200 मीटर की यहाँ पर बुर्ज बनाए गए हैं निगरानी के लिए, तो ये भी सही है सेकंड वाला। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ तो ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, ना तो एक गलत है ना ही दूसरा गलत है। 21वां प्रश्न है, देखिए आपकी किताब में ही थोड़ा नीचे जाने की तरफ, यहाँ पर आपकी किताब में वैसे ये जो मैप दिए गए हैं ये आगामी चैप्टरों के हैं ये, लेकिन यहाँ पर दे दिए हैं और मैंने इनसे संबंधित प्रश्नों को उठा लिया। फिर दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोडुका, मसूलीपट्टनम, बेरीगाजा, मुजिरिम। देखिए यहाँ पर आपका जो पोडुका है यानी कि जो तमिलनाडु जो अरिकामेडु है, सॉरी मैं अरिकामेडु में बोलने वाला था, अरिकामेडु का जो रोमन नाम था वो पोडुका था, ठीक है, यानी कि ये पोडुका था। और ये सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे, जो चारों पत्तन बताए गए हैं, पोडुका, मसूलीपट्टनम, बेरीगाजा, मुजिरिम, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के जो पत्तन है इनसे काली मिर्च या अन्य मसालों का निर्यात नहीं से होता था, तो इस वजह से ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पर सही आंसर जो 21 का है वो है ए। देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर जब आपका मौर्य वंश का पतन हुआ है उसके बाद कुछ, क्योंकि मौर्य वंश जो था उसने तो पूरा भारत का एकीकरण किया था, लेकिन मौर्य वंश के बाद हम ये देखते हैं कि स्थानीय जो प्रांतीय राज्य हैं या राजा हैं वो उभरकर फिर सामने आए हैं पतन के बाद। कुछ शासक ऐसे भी हैं जो विदेशी आक्रांता है वो भी आ गए हैं मौका पाकर, जब उन्होंने देखा है कि भारत में वो केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा है तो विदेशी आक्रांता भी हमारे यहाँ आ गए हैं। तो इन्हीं संदर्भ में पूछा गया है कि कब कब हमारे यहाँ लोग आए हैं, विदेशी आक्रांता कब आए हैं, तो ये पूछा गया है। यानी कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन, कब ये आए हैं ये आपको बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मौर्यों के शासन के बाद यहाँ पर हिंद यवन जो शासक थे वो पहले आए, ठीक है, हिंद यवन आए पहले। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर हिंद यवन के बाद आपके शक आए हैं, ठीक है, उसके बाद हिंद पार्थियन आए हैं, ठीक है, हाँ हिंद पार्थियन या फिर पहलव जिसे कहते हैं, उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर 22वें का आंसर है बी। हालांकि इन सब के बारे में आप आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक छोटा सा एक पैसेज दे रखा है आपके चैप्टर में, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए मैं आपकी अधीरता समझता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। देखिए मेरी कुछ परेशानियाँ होती हैं, इस वजह से मैं वीडियो डेली नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाइए, उसके बाद नया सब्जेक्ट करें। तो आप लोग घबराइए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट मैंने अपूर्ण नहीं छोड़ा है, बीच में नहीं छोड़ा है, ये मेरी बात आप जानते ही होंगे। इतने बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप ये बिल्कुल घबराएं नहीं कि सर ये छोड़ देंगे, कंप्लीट नहीं करवाएं, बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, बस आप धैर्य बनाए रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।